So hello students, today we are going to study class 8th social science chapter 2nd exercise. So in the previous lecture we have completed the reading part of this chapter. Today we have to do exercise. So the first thing is multiple choice question. So first question is Sarfaraz Khan was the son of Sujauddin Muhammad Khan. Okay. Second question is Dash was the part of Vijayanagar Empire. So Mysore was the part of Vijayanagar Empire. Question number 3 is Dash was made governor of the sixth state of Deccan by the emperor Furukshiar. So Chin Kulich Khan was made the governor. Question number 4 क्या है? Dash was succeeded by his son Tipu Sultan. So Hyder Ali was succeeded by his son Tipu Sultan. Question number 5 है a person who governs the region collects tax and maintain troop to place at the imperial disposal was called for in when called for is called मनसबदार. मतलब मनसबदार कौन होते हैं? ये अपने एक छोटा सा रीजन होता है, इसको ये लोग गवर्न करते हैं और इस पे राज करते हैं और इस पे टैक्स भी लेते हैं और अपना एक ट्रूप्स भी मेंटेन करते थे. ये एम्परर के अंदर, राजा के अंडर होते थे. जब राजा बोलता था कि अपनी सैनिकों को लेके आओ तो इनको लेके आना पड़ता था. तो ये था मनसबदार. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेस. सो जो भी पॉपुलेशन थी उस ज़माने में उनकी सबसे बड़ी लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर. आज भी क्या है? एग्रीकल्चर. सो नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मराठा पावर अंडर द डैश रोज टू प्रोमिनेंस इन द लेट 18th century. सो मराठा पावर अंडर पेशवा रोज टू प्रोमिनेंस इन द लेट 18th century. फिर आगे अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट पोर्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ डैश. सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. The city of Dash in Bengal was named after its governor मुर्शिद कुली खान. सो अपन को यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट सिटी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद. और उसका गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान. थर्ड क्वेश्चन क्या है? मराठा लेविड द टैक्स डैश एंड डैश. सो मराठा दो टैक्स लगाते थे. कौन से? चौथ और सरदेशमुखी. कौन से वहाँ पे भी लिखा है और ये देखो यहाँ पे वर्ड बॉक्स में भी लिखा है चौथ और सरदेशमुखी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द मुगल एम्पायर वेर नोन फॉर देयर लव फॉर. यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ लिखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड अदर गार्डन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नादिर शाह वॉज द पर्शियन रूलर हु इन्वेडेड इन 1739. नादिर शाह ने इंडिया पे उस ज़माने में हमला किया था. ठीक है. कब किया था? 1739 में. आगे चलते हैं. फिर है मैच द फॉलोइंग. ठीक है. सो अपन को यहाँ ईयर्स दिए हैं, अपन को मिलाने हैं. ठीक है. तो 1707 से क्या मिलाएंगे अपन? तो डेथ ऑफ औरंगजेब. 1761 से क्या मिलाएंगे अपन? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. अभी अपन ने देखा फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल. सो फर्स्ट बैटल कब हुई थी पानीपत की? 1526 में. सेकंड कब हुई थी? 1556 में. ठीक है. तो फिर अपन देखेंगे थर्ड. यहाँ पे लिखा है 1747. ठीक है. 1747 को काहे से मिलाएंगे अपन? 1747 मतलब नादिर शाह की डेथ हुई थी इस साल. ठीक है. 1764 में क्या हुआ था? 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बुक्सर. ठीक है. और लास्ट वाला क्या आएगा? बैटल ऑफ मैसूर. अब अपन को क्या करना है? शॉर्ट नोट्स लिखना है इन सब के नाम के ऊपर. कुलिच खान के ऊपर, टीपू सुल्तान, पॉलिटिकल सिचुएशन जो उस टाइम थी 18th century के टाइम, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और मुर्शिद कुली खान के ऊपर. ठीक है. तो अपन आगे देखते हैं. सो द फर्स्ट नोट है चिन कुलिच खान के ऊपर. सो ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ द सिक्स स्टेट ऑफ द डेक्कन बाय मुगल एम्परर फुरक्षशियार. He was very brave and occupied the state of Hyderabad in 1725. He faced a stiff challenge from the Maratha.
He is considered the most capable ruler of Deccan, who was responsible for laying the foundation of Asaf-Jihai dynasty in Deccan. He died in 1748. After his death, confusion prevailed in his region, which was followed by the usual struggle for the throne. So चिन कुलिच खान थे, तो ये गवर्नर थे जिनको कौन ने बनाया था गवर्नर? फुरख्शियार ने बनाया था 6 स्टेट्स के ऊपर डेक्कन में. सो जो डेक्कन पार्ट था वो कौन सा था? ये जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन होता है, नर्मदा नदी के नीचे वाला, इसको अपन कहते हैं डेक्कन पोर्शन. सो डेक्कन पोर्शन के 6 स्टेट्स पे राज करता था और इसको किसने दिया था? फुरख्शियार ने दिया था. ठीक है. फिर इसने धीरे धीरे हैदराबाद पे भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि यहाँ था. हैदराबाद पे कब्ज़ा करके कब किया? 1725 में. और मराठा को बड़ा चैलेंज दिया. ठीक है. और सबसे केपेबल रूलर था. ये कब ख़त्म हुआ था? 1748 में ख़त्म हुआ था. और इसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ स्ट्रगल चालू हो गया था. इसके ख़त्म होने के बाद सब लोग को पावर, मतलब एकदम से लोग होड़ मचाने लगे, कौन अब इसमें राज करेगा. नेक्स्ट क्या है? टीपू सुल्तान. So Tipu Sultan acquired the throne of Mysore after the death of his father Hyder Ali in 1792. He fought several battles with the British in order to protect his kingdom. He was the first Indian ruler to modernize his army and build a strong naval forces. He also introduced a new coinage system and a new calendar system in his state. He established trade relationship with other countries. He introduced many reforms to improve the condition of the people. He implemented many economic measures for the progress of the people. He died while fighting the fourth battle called Anglo-Mysore War in 1799. So टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का राजा था. किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था. और हैदर अली कब ख़त्म हुआ था? 1792 में ख़त्म हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम. ठीक है, ख़त्म हो गया था. ठीक है, बीमारी से ख़त्म हुआ था. उसके बाद टीपू सुल्तान क्यों फेमस था? उसके आर्मी की वजह से फेमस था. मॉडर्न थी उसकी आर्मी और उसके पास नेवी थी, मतलब जो समुद्र में फोर्स जा सकती है उसको नेवी कहते हैं. उसने एक नया कॉइनेज सिस्टम निकाला, मतलब नए सिक्के निकाले, और उसका नया जैसे अलग अलग दाम होते थे, किसी का अठन्नी होती थी, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट कॉइनेज सिस्टम चालू करा. अपना नया कैलेंडर लेके आया, अलग अलग कंट्री से उसने रिलेशनशिप बनाए और उसने बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेके आया. मगर फोर्थ बैटल में, कौन से बैटल में? एंग्लो मैसूर वॉर में जो फोर्थ वाला था उसमें वो डिफीट हो गया और उसकी डेथ हो गई. कब? 1799 में. ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है. फिर पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी बताना है अपन को. So in the 18th century, India was in a political turmoil. The later Mughal were weak and unable to control the vast empire. Many local governors had already declared themselves independent in the Mughal empire. Taking advantage of this weakness, even foreign invasion took place. The invasion of Nadir Shah is an example of the political vacuum in the country. फिर क्या हुआ कि इस 18th सेंचुरी में औरंगज़ेब के डेथ के बाद कोई भी एक मजबूत लीडर उठ के सामने नहीं आया, जिसके वजह से जो छोटे छोटे राजा थे, जो गवर्नर थे, जैसे कि कुलिच खान, चिन कुलिच खान और ऐसे ऐसे करके जो डिफरेंट राजास थे, इन लोगों ने क्या किया, अब अपना जो रूलर थे उसकी बात मानना बंद कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपने राज को भी उनने इंडिपेंडेंट बना दिया. उसके बाद ऐसे ही देखते हुए अफ़गानिस्तान का जो राजा था उसने देखा कि भाई इंडिया में बहुत जगह है, जिसका नाम था नादिर शाह. उसने बोला बहुत जगह है और यहाँ पे कोई नेता मजबूत नहीं है, तो इस पर क्यों ना अपन हमला कर दें. उसके बाद उसने इंडिया पे हमला भी कर दिया. फिर फोर्थ क्या, अपन को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताना है. तो फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526. इट वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी इन दिस बैटल पेव द वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ माइटी मुगल एम्पायर इन इंडिया. तो 1526 में वॉर हुआ था. किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था. ठीक है, अब बाबर कौन था? बाबर था किसका? अकबर का दादा था. तो बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर. तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद किसकी एंट्री हुई इंडिया में? मुगल की एंट्री हुई. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है. फिर अपन को फिफ्थ के बारे में पढ़ना है, मुर्शिद कुली खान. सो ये ही वॉज द दीवान ऑफ औरंगजेब इन 1717 आफ्टर Mughal Emperor Furukhshiyar became the governor of Bengal.
He declared himself independent of the Mughal Empire and established Bengal as an independent state. He founded a new town in central Bengal as a capital and named it Murshidabad. So ये कौन थे? ये दीवान थे औरंगज़ेब के टाइम पे, और 1717 में इन्हें फूरक शियार से गवर्नर की अपनी पद्धति ले ली थी बंगाल की। ठीक है, उसके बाद इन्हें अपने आप को कुछ समय बाद इनको समझ में आया कि ये सब मुग़ल राजा से अपन ज़्यादा मजबूत हैं, तो क्यों ना अपन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। तो इन्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर बंगाल में एक सिटी की खोज उसने सिटी को डिस्कवर किया, फाउंड किया, तो उसका नाम रखा उसने मुर्शिदाबाद, खुद के नाम पे एक सिटी बनाई। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, अपन को यहाँ से फर्स्ट 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर देने हैं, तो उसको अपन देखते हैं सेपरेटली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द reign ऑफ औरंगजेब ड्यू टू हिज prolonged absence from the northern part of his empire. The noble did not support him. His administrative policy and reform too received a severe setback at many places. The local chief rose in revolt against the emperor. Aurangzeb's religious policies also added fuel to fire and was one of the main reason for the disintegration of the emperor. This policy were against the spirit of coexistence propagated by his forefather. So जो मुग़ल एम्पायर थे इनका ख़त्म कैसे हुए ये धीरे धीरे? तो मुग़ल एम्पायर जो लास्ट फेज़ था, ये इनका लास्ट फेज़ कब था? औरंगज़ेब तक। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर सीधा ख़त्म होता गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि औरंगज़ेब ज़्यादा साउथ की तरफ साउथ में ज़्यादा हमला करना चाहता था, जिसकी वजह से नॉर्थ में लोग उसका डर ख़त्म हो गया और लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसके बहुत सारे और भी वजह थे, जैसे कि जैसे कि उसके जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो भी किसी को पसंद नहीं थी, और धीरे धीरे सब लोग उसके खिलाफ़ खड़े हो गए और पूरा मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द टर्म लेटर मुगल स्टैंड्स फॉर होम। द टर्म लेटर Mughals refers to the successors of Aurangzeb. Later Mughal emperor were quite inefficient and led to the downfall of the vast emperor. Notably, among them were Bahadur Shah first, Jalandhar Shah, Furak Shiar, Muhammad Shah, Ahmad Shah and Bahadur Shah Jafar. So औरंगज़ेब के बाद जो भी लोग थे अपन उनको लेटर मुग़ल बोलते हैं। तो कौन कौन था औरंगज़ेब के बाद? बहादुर शाह फर्स्ट, जलंधर शाह, फुरक शियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह एंड बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल राजा था। ठीक है, हु वाज नादिर शाह? क्वेश्चन क्या है? हु वाज नादिर शाह? द रियल नेम ऑफ नादिर शाह वाज नादिर कुली. He was after the death of the Persian monarch in 1736 he became the ruler and assumed the title of Shah. He invaded India in 1739 and captured Delhi. He not only plundered and looted Delhi wealth but also took away Kohinoor diamond and peacock throne to Persia. He exposed the hidden weakness of the Mughal Empire. After him, there were the series of invasion from the northeast. This event gave a severe blow to the Mughal Emperor in India. So नादिर शाह कौन था? नादिर शाह पर्शिया का रूलर था। ठीक है, सो पर्शिया का रूलर था। पर्शिया मतलब ईरान वगैरह का जो एरिया, ईरान इराक का जो आज एरिया है उसको अपन पर्शिया बोलते थे। वहाँ का एरिया, वहाँ का राजा था। कहाँ क्यों राजा बना? वहाँ का जो राजा था वो ख़त्म हो गया था 1736 के बाद, तो उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। ठीक है, उसने 1739 में इंडिया में कमज़ोर देखते हुए शेर शाह सूरी के टाइम पे इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, और क्या हुआ, उसने अपने साथ उसने बहुत सारा लूट करा दिल्ली में, कि दिल्ली को पूरा ख़त्म कर दिया। और साथ में क्या ले गया? सबसे बेशकीमती चीज़ ले गया उस ज़माने की, जो कि कोहिनूर हीरा था, और क्या था? पिकॉक थ्रोन। ठीक है, पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर का हीरा इंडिया से चुरा के वो अपने साथ पर्शिया ले गया। ठीक है, और इसके बाद इसने बहुत सारे इन्वेजन करे, नॉर्थ ईस्ट में भी करे, और इंडिया में मुग़ल एम्पायर को बहुत सारा चैलेंज दिया। तो जो कोहिनूर हीरा था, इसके बारे में एक फैक्ट बताया, तो कोहिनूर हीरा पर्शिया ले गया था। फिर पर्शिया जब अफ़गानिस्तान का पार्ट हुआ धीरे धीरे, तो पंजाब के रूलर ने उस पर हमला करके पंजाब के रूलर अपने पास ले आया। फिर लेटर ऑन जब पंजाब पे ब्रिटिश लोगों ने हमला किया, तो उस कोहिनूर को अपने साथ वो लोग अपने पास रख लिया और धीरे धीरे ब्रिटेन ले गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Discuss region for the rise and decline of Maratha power. During the reign of Aurangzeb, the Maratha emerged as a powerful forces in the western Deccan. Though Aurangzeb tried a lot to control their growing power, he failed to do so. The Maratha power reached its zenith under the leadership of Chhatrapati Shivaji. After Shivaji's death, the Peshwa too were powerful leaders. In fact, it was the weakness of Mughal Empire that led to the rise of the Maratha power.
सो जो औरंगज़ेब के टाइम पे था मराठा का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है कि अपन को मराठा कैसे कैसे बढ़े और कैसे कैसे ख़त्म हुए, अपन को इसका रीजंस बताना। तो अपन लिखेंगे औरंगज़ेब के समय में जो मराठे थे वो बहुत पावरफुल बन के आए। औरंगज़ेब ने बहुत कोशिश करी इनको पीछे करने की, मगर वो बढ़ते ही चले गए। और उनके सबसे पावरफुल लीडर थे कौन? छत्रपति शिवाजी। उनके डेथ के बाद पेशवा इन लोगों ने भी बहुत हेल्प करा मराठास को आगे बढ़ाने के लिए और मराठा को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो मराठा के आगे क्या लिखा है? द मराठा पावर हाउएवर कुड नॉट कंटिन्यू टू लॉन्ग, they were defeated in a third battle of Panipat by the Afghans, who demolished the hope of the Maratha to establish their supremacy over the whole of the subcontinent. Some of the reasons for the decline of the Maratha power were lack of leadership, faulty war strategy adopted by the Maratha, lack of solidarity among the Maratha, and better weapon of the Afghan. सो अपन ने ऊपर देखा कि वो कैसे आगे बढ़े मराठा में, छत्रपति शिवाजी ने उनको आगे बढ़ाया, पेशवा ने आगे बढ़ाया। अब हम देखेंगे इनको गिरावट कैसे हुई। तो मराठा जो थे इनकी जो गिरावट हुई ये ऐसे हुई कि पहली बात तो ये ज़्यादा समय के लिए ऊपर नहीं जा पाए, छोटे से समय में इनका लाइफ ख़त्म हो गया। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जैसे कि जो अफ़गान रूलर थे और बहुत सारे लोग थे, इन लोगों ने एक बड़ा ग्रुप बनाया और सब मराठाओं पे हमला कर दिया, क्योंकि मराठा अफ़गान के पास तक पहुंच गए थे। तो उसको पसंद नहीं आया, उन लोगों ने आके उन पर अटैक किया और जिससे वो लोगों ने सुप्रीमेसी बना ली अपने यहाँ पे। ठीक है, उनकी वजह क्या थी गिरने की, और उनको मतलब उनके पावर कम होने की वजह क्या थी? उनके लीडरशिप कमज़ोर था और उनने उनकी फॉल्टी वॉर स्ट्रेटजी, वॉर के टाइम पे जो नीतियाँ बनाते थे वो बहुत कमज़ोर था। और मराठाओं में आपस में भी यूनिटी नहीं थी और अफ़गान के वेपन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वेर द इकोनॉमिक कंडीशन इन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी? 18th सेंचुरी India had a poor economy. There were no uniform system of taxation and revenue system. The economy was mainly agriculture and the peasants were the highest taxpayer. The rural economy was severely affected by natural calamities. Though the country was rich in natural resources, they lay untapped. So एक्चुअल में क्या हुआ? 18th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें इंडिया में अभी तक नहीं आई थी, मगर जो 18th सेंचुरी था इस ज़माने सबसे मेन क्या था? एग्रीकल्चर था। तो किसान लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते थे, उनसे ही टैक्स लिया जाता था। ऑल्दो इंडिया के पास उस ज़माने में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि जो डायमंड है, सोना है, इन सब की खदान थी, मगर उस ज़माने में इसकी खोज नहीं हुई थी, मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी उस ज़माने में। ठीक है, और इसमें आप इस समय में यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम नहीं था कि सबको टैक्स देना पड़े या तो फिर कुछ टैक्स कलेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी 18th सेंचुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ डिड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो जो अवध, बंगाल और हैदराबाद ये अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट करा ये बताना अपन को। ठीक है, द सेंट्रल अथॉरिटी इन दिल्ली बिकेम पावरलेस एज द रिजल्ट द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद रिवोल्टेड एंड फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम. So Awadh was under the leadership of Sadat Khan in 1724, but taking advantage of the weakness of the Mughal ruler, the state declared itself independent of the emperor. Murshid Quli Khan became the governor of Bengal in 1717. He owed only the nominal allegiance to the Mughal emperor and ruled Bengal independently. Similar was the case with Hyderabad. The state was founded by Chin Kulich Khan. He declared independent from the emperor in 1725. सो अपन को जैसे पता है धीरे धीरे दिल्ली, मतलब जब मुग़ल की कैपिटल क्या थी? दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे सत्ता कमज़ोर होती गई, ये लोगों ने अपना अपना पावर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अवध के बारे में अपन देखेंगे तो अवध का कौन गवर्नर था उस टाइम? सदत खान था 1724 में। उसने ऊपर का जब देखा कि मुग़ल की पावर कम हो रही है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर कौन था? मुर्शिद कुली खान। कहाँ का गवर्नर था ये? बंगाल का था। कब बना था? 1717 में। और इसने ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, क्योंकि इनका जो पावर आई थी फुरख्शियार से आई थी, वो भी बहुत कम पावरफुल था। ठीक है, सो इसने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब यही सेम केस था चिन कुलिच खान के साथ, जो कि हैदराबाद के नवाब थे, डेक्कन को, जिसको 6 राज्यों में, जिनको अपन ने जो फुरख्शियार थे जिनने उसको गवर्नर बनाया था, फिर उन्होंने देखा कि फुरख्शियार एक एबल राजा नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपने पावर को और मजबूत बनाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1725 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What led to the emergence of Mysore? The state of Mysore was the part of Vijayanagara Empire. However, after the death of the ruler of the Vijayanagara Empire in 1761, Hyder Ali and army commander of Mysore established authority over the state of Mysore and ruled it independently.
सो मैसूर का इमरजेंस कैसे हुआ, मतलब मैसूर कैसे बड़ा हुआ, नाम इतना कैसे फेमस हुआ। मैसूर विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा एक एम्पायर था, उसका पार्ट था। इसका क्या हुआ फिर, ये इसमें इसके जो राजा थे वो ख़त्म हो गए कब, 1761 में। इसके बाद क्या किया, हैदर अली जो कि आर्मी का कमांडर था, उसने उस राज पे कब्जा कर लिया और अपने आप को उस राज का राजा घोषित कर दिया। और इसके बाद स्टेट को अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और इसके बाद ही मैसूर एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरा। ठीक है, सो विद दिस अपन ने पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया। और आपको जो जो भी इसके डाउट हैं वो सब आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। और आपको वीडियो पॉज करके सब कुछ अपने नोटबुक में जो जो यहाँ पे कराया है सब कुछ नोट करना है और अपने क्लास टीचर को चेक कराना है। थैंक यू।